हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.2 के सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और इसके उदाहरण हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 3 के जितने भी सवाल हैं उनको करेंगे। बच्चों, हम रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ रहे हैं और आज ये कथन वाले सवाल हैं। इन कथन वाले सवालों को हम बीजीय रूप में चेंज करेंगे और फिर उनको हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे। तो बच्चों, सवाल नंबर 3 का जो पहला सवाल है वो हमारे सामने है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का बच्चों अंतर कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों, दो संख्याएं हैं और हम चूँकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण कर रहे हैं। कितने चरों वाले बच्चे हैं? दो चरों वाले। तो दो चर हैं तो हमें दो चर मानने पड़ेंगे। तो हमने एक संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को क्या मान लिया बच्चों? y मान लिया। अब कथन दे रखा है कि प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब होता है बच्चों कि एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दिया जाए तो उनमें जो बचेगा तो अंतर वो होता है, उसको कहा जाता है कि घटाना। तो वो 26 आ रहा है तो x में से एक संख्या में से हमने दूसरी संख्या को घटा दिया तो कितना आ गया बच्चों? 26 आ गया। इससे हमारा एक बीजीय समीकरण बन गया, x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ से बच्चों हमें ये पता चल गया कि जब हमने x में से y को घटाया है 26 आया है तो x है वो हमारी बड़ी संख्या है। इसका मतलब जब हमारा उत्तर आएगा तो x का मान बड़ा आएगा, y का मान छोटा आएगा। दूसरा कथन क्या दिया हुआ बच्चों कि पहली संख्या, अब बड़ी संख्या x है, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर अपन इसको y माइनस x लिखते तो बड़ी संख्या कौन होती? y होती। फिर y बराबर करते अपन, y बराबर 3x। तो चूंकि हमने x और हमें x सीधा ही पहले x आता है तो x को बड़ा ले लेंगे, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो क्या नाम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई y को क्यों नहीं घटाया, हमें क्या पता, तो मैं बता रहा हूँ, सारी बातें बता के चल रहा हूँ आपको। तो यहाँ हमें पता चल गया कि बच्चों की x है वो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या का बराबर है वो छोटी संख्या की 3 गुनी, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या एक संख्या है वो दूसरी की क्या है? 3 गुनी है बच्चों। तो 3 गुनी है तो x बराबर क्या हो गया? 3 गुना y। तो ये समीकरण आ गया x बराबर 3y। तो बच्चों इसका हम पक्षांतर नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से फिर वही x या y को एक तरफ लाना पड़ता है, x का मान निकालना पड़ता है या y का मान निकालना पड़ता है। तो यहाँ x का मान निकला हुआ है समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में x का मान निकला हुआ है तो समीकरण 2 से x का मान अपन समीकरण 1 में रख देंगे। बच्चों, इस प्रतिस्थापन विधि को पहले के वीडियो में मैं बहुत अच्छी तरह से करवा चुका हूं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो बच्चों यहाँ क्या होगा? जब समीकरण 1 में, समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 26। अब x की जगह समीकरण 1 में अपन क्या रख देंगे? 3y। तो x की जगह क्या आ गया? 3y माइनस y है बराबर 26। अब ये y में समीकरण बन गए, x यहाँ से प्रतिस्थापित हो गई। अब 3y माइनस y आपको बता चुका हूँ पहले के वीडियो में, एक प्लस की है एक माइनस की है तो घटेंगे और जो ताकतवर है वो बच जाएगी। तो प्लस वाली ताकतवर है तो प्लस का 2y बच जाएगा। तो प्लस 2y बराबर 26। क्योंकि बच्चों हमें y का मान निकालना है तो y के गुणा में 2 है, तो ये गुणा वाली चीज़ें कहाँ जाती हैं बच्चों? भाग में आ जाती हैं। तो 26 के भाग में 2 चला जाएगा, 2 से भाग देंगे 26 को, 13 से कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया बच्चों? 13। y का मान अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर 3y, यानी कि 3 गुना y। तो y का मान 13 है तो 3 गुना 13, तो सीधा सा मान आ गया x बराबर 39। तो बच्चों देख लो, बड़ी संख्या 39 आई है, छोटी संख्या 13 आई है। आप इसको अपने कथनों से इस सवाल को चेक कर सकते हो कि जो पहली संख्या है 39, उसमें से दूसरी संख्या 13 घटाने पर कितना बच जाता है? 26।
तो हमारा पहला कथन सही हो गया। बच्चों दूसरे कथन को भी आप कर सकते हो इसी तरह से। कैसे कर सकते हो, देखो मैं अभी बताता हूँ आपको। पहली संख्या जो 39 है वो कितना गुना है, 3 गुना है दूसरी संख्या की। तो 13 को 3 से गुना करेंगे 39 बराबर 39 आ जाएगा। दोनों कथन हमारे सही हो रहे हैं, इसका मतलब हमने सवाल बिल्कुल सही किया है। तो ये बच्चों हमारा सवाल नंबर 1 था, यानी कि 3 का पहला सवाल था ये। कथन वाले सवाल हैं बच्चों, तो ये कथन वाले सवाल हैं, उनको अपन बीजीय रूप में चेंज करेंगे और फिर उनको अपन क्या नाम है हल करेंगे। ये बच्चों इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, क्योंकि इसमें कई बातें हैं। एक तो संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि संपूरक कोण क्या है। तो बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ आपको रेखागणित की भी जानकारी पूछ ली गई है। एग्जामिनर ने दो जानकारियाँ पूछ रहा है एक सवाल में आपसे। तो संपूरक कोण बच्चों वो होते हैं जिन दोनों कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। यानी कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ें तो जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, 180 प्राप्त हो, वो कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो संपूरक की परिभाषा बच्चों समझ में आ गई होगी। अब हमें बच्चों हम एक कोण को x मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे, y मानेंगे, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब ये पहला कथन संपूरक से ही निकलेगा कि ये दोनों संपूरक हैं। तो संपूरक हैं तो इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो दूसरा समीकरण किससे आएगा बच्चों, यहाँ से आएगा। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हमने मान लिया x बड़ा है तो x में से y को घटा दिया तो कितना आ गया, 18। हमने यहाँ भी x बड़ा आएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो बच्चों x माइनस वाई, यानी कि दोनों को x में से y को घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है, दोनों का 18 आ रहा है। तो ये 18 आ गया, यानी कि समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 आ गया बच्चों। अब वही हमें प्रतिस्थापन विधि में बच्चों x या y का किसी एक का मान निकालना पड़ता है, किसी एक के बराबर, और फिर उस मान को दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ से हमने समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 से x का मान निकाला तो ये y इधर आ गया, y इधर आके 180 में से क्या हो गया, घट गया। तो x का मान क्या आ गया, 180 माइनस वाई, ये समीकरण 3 आ गया। चूँकि बच्चों ये समीकरण 1 से लिया हुआ है इसलिए अब मान x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि x की जगह अब क्या रख देंगे हम, 180 माइनस वाई। तो x की जगह हमने क्या रख दिया, 180 माइनस वाई। फिर क्या है, माइनस वाई आ गया, माइनस वाई, फिर क्या है, बराबर 18, बराबर 18। यानी कि समीकरण 3 से हमने क्या किया, x का मान समीकरण 2 में रख दिया। बच्चों पहले के वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ ये, फिर भी मैं बता देता हूँ। यदि समीकरण 1 से यहाँ मान निकाला है अपन ने तो उस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। यदि यहाँ अपन ने समीकरण 2 से मान निकाला है तो उसको समीकरण 1 में रखेंगे। बच्चों x या y में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमें जहाँ ईजी लगेगा आसान लगेगा वहीं से ही वो मान निकाल लेंगे। तो बच्चों ये यहाँ पर आ गया 180 व माइनस वाई बराबर 18। अब माइनस वाई दोनों जुड़ गए, यानी कि दोनों माइनस के हैं, एक जैसे हैं तो जुड़ेंगे। अगर ये प्लस वाई होता तो भी जुड़ता, 2y ही आता बच्चों, लेकिन ये माइनस और माइनस वाई है इसलिए माइनस का ही 2y आएगा। जुड़े तो ये भी और जुड़े ये भी हैं, लेकिन अंतर है कि ये दोनों प्लस के हैं तो ये प्लस का है, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 2y आएगा। यदि एक प्लस का हो एक माइनस का हो बच्चों तो घट जाते हैं और जो ताकतवर रहता है वो बच जाता है। तो माइनस 2y बराबर ये 180 है, 180 इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। अपन चर राशियों को बराबर के एक तरफ रखते हैं इनमें और अचर राशियों को बराबर के इधर रखते हैं, और जब बराबर के इधर उधर ले जाते हैं तो प्लस वाली संख्या इधर माइनस हो जाती है, इधर से प्लस ले जाते हैं तो इधर माइनस हो जाएगी। बराबर के इधर उधर ले जाएंगे तो संख्याएं निशान चेंज हो जाएगा, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, और गुणा की होगी तो दूसरी तरफ भाग में चले जाएगी, भाग की होगी तो गुणा में हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ आ गया माइनस 2y बराबर 18 माइनस 180, यानी कि 180 18 और माइनस का 180 है, यानी कि एक प्लस की एक माइनस की है तो बच्चों घटेंगी,
और ताकतवर 180 है, तो माइनस का 162 बच गया बच्चों। अब हमें तो y का मान चाहिए बच्चों, तो y का मान चाहिए, तो y का मान कितना हो जाएगा, माइनस 162 में माइनस 1/2 का भाग क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों। यहाँ 2 से इसको काटेंगे, 2 8 16 और 2 एकम 2, यानी कि क्या y का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 81 डिग्री। ये कोण है इसलिए डिग्री में आएगा। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण 3 में रखेंगे। सभी प्रतिस्थापन विधियों में हम ऐसे ही कर रहे हैं, एक मान आ जाता है, दूसरे मान को अपन समीकरण 3 में ही रखते हैं और उससे फिर दूसरी वैल्यू, दूसरे चर का मान आता है। तो यहाँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा बच्चों, समीकरण 3 है हमारा x बराबर 180 माइनस वाई, तो ये x बराबर 180 माइनस वाई यानी कि y का मान 81। आप 180 में से 81 को घटाएंगे क्योंकि 81 प्लस का है और 180 प्लस का है, 81 माइनस का है, तो बड़े वाला प्लस का है, तो बड़े वाला प्लस का यहाँ पर 99 बच जाएगा। तो बच्चों देखो x का मान 99 आ गया और y का मान क्या आ गया, 81। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका योग कितना आएगा, 180, क्योंकि ये संपूरक कोण है। इन दोनों को घटाओगे 99 में से x में से y को, तो कितना आएगा, 81 को घटाओगे तो 18 आएगा। हमारे दोनों कथन सही हो रहे हैं और हमारा x का मान बड़ा भी आया है। तो बच्चे आप समझ गए कि इस तरह से प्रतिस्थापन विधि अपन कर सकते हैं। बच्चों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मैं लगातार वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ आपके पास और मेरा उद्देश्य है इस बार आपके गणित में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हों। परीक्षा तक मैं आपके साथ रहूँगा, आपके पूरा कोर्स कराऊंगा, उसके बाद आपको क्या नाम है मॉडल पेपर कराऊंगा, आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, सब काम फ्री में होगा, बशर्ते आप सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को इसकी जानकारी दें। बच्चों सवाल अगला, ये सवाल नंबर 3 का तीसरा है बच्चों, ये भी ठीक सवाल है। तो बच्चों इसमें क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले यानी कि एक बल्ले और प्रत्येक गेंद यानी कि एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अपने को जो ज्ञात करना है अपन उसी को मान लेते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य क्या है, x रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये। अब बच्चों 7 बल्ले खरीदेंगे तो एक बल्ले का x रुपये, तो 7 बल्लों का बच्चों कितना हो जाएगा, 7x, 7 गुणा x। 6 बॉल खरीदेंगे तो बच्चों 6 बॉल का हो जाएगा, एक बॉल का y रुपये, तो 6 बॉल का 6 गुणा में y हो जाएगा। अब 7x और 6y दोनों मिलकर कितने रुपए दिए उसने, 3,800 रुपये, तो समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों 3 बल्ले 5 गेंद वो लेके आया 1,750 रुपये में यानी कि 1,750 रुपये में, तो ये दूसरा समीकरण आ गया बच्चों। अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हमें x या y का मान लेना है, और चूँकि यहाँ x के आगे 7 है, इधर 6 है, इधर 3 है, इधर 5 है, इनके गुणांक सभी के लगे हुए हैं, तो अपन किसी को भी ले लें और सारी प्लस की हैं, तो अपने शुरू वाला 7x को ही ले लिया, समीकरण 1 से ले लिया। 7x बराबर क्या आ गया, 3800 यानी कि 3,800 बराबर जो 6y है ये इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया समीकरण 1 से। और हमें तो बच्चों x का मान चाहिए, तो 7 है ये हट जाएगा, 7 कहाँ जाएगा, इन दोनों के इस पूरे के भाग में आएगा, 3,800 माइनस 6y बटे में 7, और ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा बच्चों। समझ गए, समीकरण 1 से अपन ने x का मान निकाल लिया। अब समीकरण 1 से x का निकाला है तो इसे समीकरण 2 में रखेंगे अपन, जहाँ समीकरण 2 में x है वहाँ पर इसको रख देंगे बच्चों। x बराबर क्या है, 3800 माइनस 6y बटे 7 को रख देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, x का प्रतिस्थापन हो जाएगा और y रह जाएगा बच्चों। देखो क्या होगा,
3 गुणा में x, तो x की जगह ये आ गया, x का मान रख दिया समीकरण 3 से, समीकरण 2 में प्लस 5y, ये प्लस 5y है। यहाँ पे हमारा जो समीकरण था वो 3x प्लस 5y है बराबर 1750 है। तो x की जगह हमें ये रखना है बस। तो 3 गुणा में ये आ गया 3800 माइनस 6y बटे में 7 प्लस 5y बराबर ये 1750। अब बच्चों हमने क्या किया, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में भी 1 है। हमने बराबर के एक तरफ वालों का लघुत्तम ले लिया, 7 और 1 का लघुत्तम 7 आया। और बच्चों क्योंकि ये 7 इस पूरी संख्या के ऊपर है तो ये संख्या यूँ की यूँ ही आ जाती है, क्योंकि 7 का भाग 7 में जाएगा तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा जब अपन उस संख्या से करेंगे तो वो की वो संख्या आ जाएगी बच्चों। तो जो संख्या है वो की वो संख्या आ गई, कौन सी, 3 गुणा में 3800 माइनस 6y, फिर प्लस 5y, इसके बटे में 1 है तो 1 का भाग 7 में देंगे बच्चों तो 7 बार जाता है, 7 का गुणा 5y से होगा तो 35y हो जाएगा। बच्चों आप इकट्ठा भी लघुत्तम ले सकते थे पूरी संख्याओं का, मैं ये पहले के वीडियो में अच्छी तरह से बता चुका हूँ। तो यहाँ क्या होगा, अब 3 का गुणा बच्चों 3800 से होगा, 3 का गुणा माइनस 6y से होगा, तो 3 का गुणा जब 3800 3800 से होगा तो 11400, और ये आ गया माइनस 18y, और ये आ गया 35y। 7 का क्या हुआ बच्चों, 7 वज्र गुणा करके 1750 से गुणा हो गया, और ये 1 इधर इससे वज्र गुणा होगा तो ये यूँ का यूँ रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का गुणा जब करते हैं तो वो की वो संख्या बच्चों आ जाती है। अब 11,400 है बच्चों, ये पक्षांतरण होकर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12,250 आ जाएगा, और ये पक्षांतरण होकर 11,400 प्लस का है उधर, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 18y है और प्लस का क्या है 35y, तो 1 प्लस है 1 माइनस है बच्चों, घटेंगे तो ज़्यादा वाला कौन सा है, ज़्यादा वाला है ये प्लस वाला, तो इसका 17y बच जाएगा, प्लस का 17y आ गया। और जब इन दोनों को भी घटाएंगे तो प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस का 850 बच गया। अब y का मान निकालना हमें, तो 850 में ये 17 इसके y के गुणा में है, भाग में आ गया बच्चों, भाग लगेगा तो 17 पंजे 85 और एक 0 बच गया, तो y का मान कितना आ गया बच्चों 50। वही प्रक्रिया है, अब y का मान आ गया तो y का मान सीधा अपन समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 था हमारा x बराबर 3800 माइनस 6y और बटे में 7, तो y की जगह बच्चों अपन ने क्या रख दिया 50। अब बच्चों यहाँ पर बोर्डमस की क्रिया होगी, पहले गुणा माइनस और गुणा में पहले गुणा का निशान खुलेगा, यानी कि पहले 50 और 6 का गुणा होगा, तो कितना आ गया बच्चों ये 300। अब 3800 में से 300 घटेगा 3500 आ गया बच्चों, और बटे में 7 है तो 3500 का जब भाग देंगे 3500 में जब भाग देंगे 7 का तो 500 बार जाएगा बच्चों, 7 पंजे 35 और 2 0 बच जाएंगे, यानी कि x का मान कितना आ गया 500, यानी कि प्रत्येक बल्ले का मूल तो 500 रुपये है और प्रत्येक गेंद का मूल y यानी कि 50 रुपये है। आप इनसे अपने समीकरण को संतुष्ट करवा के उत्तर की जांच भी कर सकते हो। तो ये हमारा सवाल था बच्चों, अच्छा सवाल था, इम्पोर्टेंट सवालों में से है। अब आता है सवाल नंबर 3 का चौथा, ये भी अच्छा सवाल है बच्चों। देखो बच्चों, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक तो बच्चों है नियत भाड़ा, नियत का मतलब होता है फिक्स स्थिर, भाड़े के अतिरिक्त, इस भाड़े के अतिरिक्त एक तो नियत भाड़ा है, उसके अतिरिक्त क्या है जितनी दूरी जाएगा उसका भाड़ा है। तो 10 किलोमीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे 105 रुपये देने पड़ रहे हैं, और 15 किलोमीटर की दूरी पर जा रहा है तो 155 रुपये देने पड़ रहे हैं बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, एक तो नियत भाड़ा जो स्थिर है और दूसरा है प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, दोनों निकालने हैं। तो दो चीज़ें निकालनी है तो दोनों को ही मान लेंगे बच्चों, कि माना नियत भाड़ा तो x है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है y। इसका मतलब क्या है बच्चों, नियत भाड़े का अपन किसी टैक्सी वाले के पास गए, उसने कह दिया कि भाई मैं 50 रुपये तो लूँगा ही लूँगा,
और फिर कहेगा यदि आपको फिर 10 किलोमीटर जाना है तो प्रत्येक किलोमीटर के 5 रुपये और लूँगा। तो हमें कितना रुपए देना पड़ेगा? तो 50 रुपये तो वो लेगा ही लेगा, और 5 रुपये प्रति किलोमीटर का लेगा। तो 10 पंजे 50 ही हो गए, 50 और 50 100। तो ये तो नियत भाड़ा है और ये प्रति किलोमीटर वाला है। तो नियत भाड़ा अपन ने क्या मान लिया? x। तो ये तो लेगा ही लेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएँ, चाहे 2 किलोमीटर जाएँ, चाहे 3 किलोमीटर जाएँ या 30 किलोमीटर जाएँ बच्चों। और ये प्रति किलोमीटर वाला है y। तो जितना किलोमीटर जाएगा उसको y से गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ क्या आएगा, वो 10 किलोमीटर गया तो नियत भाड़ा x तो देना ही देना है, प्लस में उसे क्या देना है? 10 किलोमीटर गया है तो 10 गुना में y, ये रुपए और देने पड़ेंगे। और टोटल कितना रुपए देना पड़ा? 105। समझ में आ गया होगा बच्चों। उसके बाद दूसरे समीकरण में दूसरी बात क्या कह रहा है? उसे नियत भाड़ा तो देना ही देना पड़ेगा। फिर वो 15 किलोमीटर गया है तो 15 किलोमीटर के 15 गुना में y रुपए और देने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए? x प्लस 15y। और वो कितने रुपए बने उसके? 155 के बराबर बने। तो अपन ने 155 के बराबर रख दिया, तो समीकरण नंबर 2 आ गया। अब वही प्रक्रिया है बच्चों, चाहे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। जब समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 105 माइनस हो जाएगा 10y। बच्चों ये समीकरण 3 बन गया, ये हमारे आगे काम आएगा। x का मान अब क्या हो गया? 105 माइनस 10y। अब समीकरण 1 से मान निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे, x की जगह क्या रख देंगे? 105 माइनस में 10y। तो ये x की जगह रख दिया, प्लस 15y है, प्लस 15y हो गया, बराबर 155 है, बराबर 155 आ गया बच्चों। समझ गए होंगे आप। समीकरण 1 से मान निकाला, समीकरण 2 में हमने रख दिया बच्चों। अब क्या होगा? इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? देखो 105 ये चर राशि है, सॉरी अचर राशि है। इस अचर राशि को अपन बराबर के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? 105 में आके माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये इधर प्लस की है। अब इनमें एक प्लस की है, एक माइनस की है। 15y प्लस का है और माइनस का 10y है, तो एक माइनस है एक प्लस है, तो सीधी सी बात है घटेंगे। और 15 प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस का 5y बच गया। इधर भी वही बात है बच्चों, 105 प्लस का है, 155 प्लस का है और 105 माइनस का है। तो 155 में से 105 घटेगा तो 50 प्लस वाला बच जाएगा, यानी कि 5y बराबर कितना आ गया? 50। हमें तो y का मान चाहिए, तो 5y के गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दाएँ 50। y का मान कितना आ गया बच्चों? 10। यानी कि उसका प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये आ गया। यदि आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 10 रुपये तो लेगा, 2 किलोमीटर जाओगे तो 20 रुपये लेगा, 3 किलोमीटर जाओगे तो 30 रुपये तो लेगा। अब नियत भाड़ा हमें और निकालना है, यानी कि x का मान हमें और निकालना है। तो इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, ये हमारा समीकरण 3 रहा। तो x बराबर 105 माइनस 10x है, तो 10x का मतलब होता है 10 गुना में x। तो 10 गुना में x का मान 10 गुना y है, 10 गुना y है। तो 10 गुना y, तो y का मान अपने क्या निकाल लिया? 10। तो 10 गुना क्या हो गया? 10। 105 माइनस 10 गुना 10, यानी कि 10 दाएँ 100। 105 में से 10 घट जाएंगे, कितना बच गया बच्चों? 5 रुपये बच गया। तो नियत भाड़ा कितना बच गया बच्चों? 5 रुपये। अब आप इसमें सवाल में एक चीज़ और पूछी थी, इसके अलावा हमने नियत भाड़ा निकाल दिया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकाल दिया। अब उसने एक बात पूछी थी, यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो हमें बच्चों पता चल गया कि 5 रुपये तो वो देगा ही देगा, x तो देगा ही देगा, और जो चलेगा उसको अपन 25 से गुणा कर देंगे तो 25y। तो x तो देगा ही देगा, 5 रुपये तो देगा ही देगा, और 25 किलोमीटर चला तो 25 गुणा 10 तो 250 ही आ गया, और 5 रुपये नियत वाला आ गया, यानी कि उसे 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपये देने पड़ेंगे। समझ गए बच्चों? बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर भी ज़रूर करें बच्चों, ताकि और बच्चों को भी आपको इसका फ़ायदा मिल सके। अच्छे नंबर लाना है आपको, 10वीं में मेरिट में आना है, ध्यान रखना, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
परीक्षा से पहले आपको इस कम से कम गणित को 3 बार रिवाइज कर देना है। एक बार परीक्षा के समय रिवाइज होगा तो 4 या से 5 बार आपको रिवाइज गणित को कर देना है। अगला सवाल 3 का 5वां क्या कहा है बच्चों, देखो यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, बच्चों जो भिन्न होती है जैसे 3/4 कोई भिन्न है तो इसका ऊपर वाला भाग अंश होता है, नीचे वाला भाग क्या होता है, हर होता है। ये अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है बच्चों। तो क्या कहा जा रहा है कि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाएगी, उसमें परिवर्तन हो जाएगा और 9/11 हो जाती है। अब कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बच्चों भिन्न ज्ञात करनी है तो भिन्न में 2 चीज़ होती है बच्चों, अंश और हर। तो अपन ने अंश को x मान लिया और हर को क्या मान लिया, y। बच्चों यहाँ पर x और y से भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, x/y। अब प्रश्न क्या कह रहा है, वो 2 कथन कह रहा है, दोनों के अनुसार अपने 2 समीकरण आएंगे बच्चों कि अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ रहा है तो अपन ने ऊपर भी 2 जोड़ दिया और नीचे भी 2 जोड़ दिया। बच्चों इस सवाल में थोड़ा परिवर्तन भी कर सकता है, वो अंश और हर में अलग अलग संख्याओं को भी जुड़वा सकता है। कह सकता है यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो आपको x में 2 जोड़ना है और y में हर में 2 घटाना है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कहे वैसा। ये भी कह सकता है कि अंश में 2 जोड़ दो और हर में 3 जोड़ दो, अलग अलग संख्याओं को जुड़वा सकता है, घटवा भी सकता है। तो जैसा कहे वैसा ही अपने को करना है। और ऐसा करने से 2 जोड़ने से संख्या भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 9/11 के। तो अपन ने 9/11 के बराबर रख दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, अपन इसका वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा का मतलब होता है कि ये x/2, x + 2 में y + में 2 बराबर 9/11, यानी कि इस पूरी संख्या का इस अंश का इसके हर से गुणा और इस हर का इसके अंश से गुणा, ये वज्र गुणा होता है। यानी कि 11 का गुणा तो किससे हो जाएगा, x + 2 से, और 9 का गुणा किससे हो जाएगा, y + 2 से। अब 11 का गुणा करेंगे तो 11 का गुणा x से भी होगा और 2 से भी, तो 11x + में y, 11 गुणा में 2 22। 9 का गुणा y से होगा तो 9y, और 9 का गुणा जब 2 से होगा तो 18। अब बच्चों चर एक तरफ और अचर राशियों को अपन एक तरफ रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, 11x तो बराबर के इधर है ही। अब 9y को जब इधर लाएंगे तो वो प्लस की है तो इधर आके कैसी हो जाएगी, माइनस की। 18 प्लस का है बराबर के दूसरी तरफ ही है। अब 22 को लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब वही जो प्लस और माइनस के हैं तो घटेंगे, दोनों जगह देखते हैं, एक प्लस है एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। और 11 - 9y बराबर, ये अलग अलग चर राशि हैं बच्चों, अभी नहीं घटेंगी। ये हमारा समीकरण आ गया। 18 में से माइनस का 22 घटेगा तो -4 बच जाएगा बच्चों। तो ये हमारा समीकरण आ गया 11x - 9y बराबर 4। हमने एक समीकरण बच्चों, बीजीय समीकरण है, उसको निकाल लिया। अब दूसरे कथन से बच्चों दूसरा निकालेंगे। क्या है, देखो क्या है इसमें है, भिन्न में इसके भिन्न के हर और अंश में दोनों में 3 जोड़ा जाता है। तो अपन ने x में भी, अंश में भी 3 जोड़ दिया, हर में भी 3 जोड़ दिया, तो भिन्न क्या बन गई, 5/6। वही वज्र गुणा करेंगे, 6 का गुणा इससे हो जाएगा x + 3 से, और 5 का गुणा y + 3 से। 6 का गुणा इससे दोनों से होगा 6x + 18, 5 का गुणा y से और 3 से होगा तो 5y + 15। वही चर राशियाँ एक तरफ, अचर राशियाँ एक तरफ, और ये हम सोल्व करेंगे तो ये घटकर -3 बच जाएगा और ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। 2 समीकरण आने के बाद वही बात है बच्चों, क्या करना पड़ेगा, हमें x या y का मान निकालना पड़ेगा। x और y का मान निकालेंगे और वो समीकरण क्या बन जाएगा, 3। अब हमने बच्चों समीकरण 2 लिया है,
समीकरण पहले के सवाल में अपने समीकरण 1 लिया, वहाँ से x का मान निकाला और फिर वापस उसको समीकरण 2 में रख दिया। अब हम समीकरण 2 से x का मान निकाल रहे हैं, तो ये x का मान समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों। तो आपके ज़्यादा प्रैक्टिस हो, पूरी जानकारी मिल जाए, इसलिए मैं बदल के किया है मैंने ये। तो बच्चों यहाँ से 6x बराबर कितना हो जाएगा, -3 प्लस का 5y, क्योंकि ये माइनस का है, इधर जाके प्लस आ जाएगा। अपन ने प्लस वाले को पहले रख लिया, माइनस वाले को बाद में। तो x बराबर क्या आ गया, 5y - 3, और ये 6 इसके गुणा में था तो यहाँ भाग में, ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 से x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 की जगह किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से तो ये मान प्राप्त हुआ है, तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से हमें मान प्राप्त होता तो समीकरण 2 में रखते बच्चों अपन। तो जो समीकरण 2 है वो है हमारा 11x, तो x का मान अपन ने ये रख दिया 5y - 3 बटे में 6 -9y बराबर -4। ये बाकी का सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब हमारा क्या होगा बच्चों, पहले तो मैंने एक तरफ का एलसीएम लेके समझाया था कि एक तरफ का एलसीएम लेके फिर वज्र गुणा करके कैसे करते हैं। इस बार मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि सभी संख्याओं का जब एक साथ एलसीएम लेंगे तो कैसे होगा। हालांकि पहले के वीडियो में भी ये बात बता चुका हूँ, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ताकि कहीं गलती होने की संभावना ना हो। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ 9 के बटे में 1 है और यहाँ भी क्या है 1 है, 1 है। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर, तो हमने क्या किया बच्चों, इसके बटे में क्या है 1 और यहाँ भी क्या है 1 है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, 6 का 1 का और 1 का एलसीएम 6 आ गया। अब यहाँ 6 का भाग इस 6 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा इस पूरे से होगा तो ये पूरी संख्या यो की यो यहाँ पर आ जाएगी। अब इस 1 का भाग 6 में देंगे बच्चों, तो 1 का भाग किसी संख्या में दिया जाता है तो वो संख्या आ जाती है, तो 6 आएगा। 6 का गुणा 9y से होगा, माइनस भी 7 है तो 54y हो जाएगा बच्चों। ये इधर भी 1 का भाग जब 6 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का गुणा -4 से होगा तो 6 चौक 24 हो जाएगा। अब बच्चों जब ये सभी के नीचे आ जाता है तो अपन लघुत्तम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ऊपर वाली संख्या को लिख देते हैं। अब ऊपर वाली संख्या पर अपन ने क्या परिवर्तन किया, अपन ने ऊपर वाली संख्या में परिवर्तन किया कि इस 11 का गुणा 5y से है तो 11 × 5 = 55y, इस 11 का गुणा -3 से है तो 11 × 3 = 33 माइनस का, और माइनस में फिर 54y, बाकी का योग है। अब वही चर राशियाँ इधर और अचर राशियाँ इधर, ये माइनस का 54y, ये प्लस का 55y, तो सीधी सी बात है प्लस का y, 1y बच गया। 1y को अपन बच्चों y लिखते हैं। ये -24 था, ये माइनस का 33, इधर आके प्लस का 33 हो गया। एक माइनस है एक प्लस है तो घटेंगे और प्लस वाला बच जाएगा बच्चों। तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 9। और अब y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे बच्चों, इसमें रख देंगे 5y, तो y का मान कितना आ गया 9, तो 5 गुणा में 9, माइनस में 3, माइनस में 3, वही बोर्डमस का नियम, पहले गुणा होगा 5 में 45, 45 - 3 यानी कि 42, 42 में 6 का भाग लग जाएगा, 6 × 7 = 42। तो x का मान कितना आ गया 7। हमारी भिन्न क्या थी, x बटे y, तो x का मान 7 तो और y का मान 9, तो भिन्न क्या बन जाएगी 7 बटे में 9, हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो यही पूछा था बच्चों कि भिन्न क्या होगी, तो भिन्न क्या होगी 7 बटे 9। उत्तर की जांच कर सकते हो आप इसमें 2 जोड़ो, 7 में 2 जोड़ोगे और 9 में भी 2 जोड़ोगे तो 9 बटे क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। बिल्कुल सही हो रहा है। 3 जोड़ के देखोगे तो 10 बटे क्या हो जाएगा 12। 10 बटे 12 को जब काटोगे आप तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 5 बटे 6 बन जाएगी भिन्न। तो इस तरह बच्चों आप अपने उत्तर की भी जांच कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपका सवाल सही है या गलत है। और बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस में रहें, परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आए। बच्चों ये आज का हमारा लास्ट सवाल रहेगा और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या दे रखा है बच्चों, देखो 5 वर्ष बाद
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। बच्चों देखो, एक तो जैकब है और एक उसका पुत्र है और हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बच्चों सभी सवालों में आपने देखा होगा जो चीज़ अपने को ज्ञात करनी होती है अपन उसी को ही मान कर चलते हैं। तो हमें यहाँ पर वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो सीधी सी बात है, हमने जैकब की और उसके पुत्र की पहले तो क्या ज्ञात कर ली, हमने क्या मान ली, उनकी वर्तमान आयु मान ली कि जैकब की तो x है और पुत्र की कितनी है, y है। अब अगली बात क्या कही गई बच्चों, एक तो 5 वर्ष बाद की बात की गई है और एक 5 वर्ष पूर्व की बात की गई है। तो 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व, तो पहले तो 5 वर्ष बाद की कंडीशन में देखेंगे बच्चों दोनों की, कि 5 वर्ष बाद जैकब की और पुत्र की आयु क्या होगी। तो किसी भी व्यक्ति की आयु जब 5 वर्ष बाद देखेंगे तो वो जुड़ जाएगी। आज कोई व्यक्ति 25 साल का है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 25 + 5 यानी कि 30 का। तो जैकब अब वर्तमान में x का है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 5। इसी तरह उसका पुत्र भी 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, y + 5। तो 5 वर्ष बाद की हमने उम्र निकाल ली। 5 वर्ष पूर्व की भी निकाल लो बच्चों, तो पूर्व की आयु में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वर्तमान में कोई व्यक्ति 25 साल का है तो 5 वर्ष पहले कितने का था, तो 25 - 5 यानी कि वो 20 साल का था। सीधी सी बात है, कोई भी एग्जाम्पल लिखकर अपन इस बात को कर सकते हैं कि जुड़ेंगे या घटेंगे। तो बच्चों 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x - 5, वर्तमान आयु में से 5 घट जाएगा और पुत्र की वर्तमान आयु में से भी 5 घट जाएगा बच्चों। अब हम प्रश्न के अनुसार देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों कि 5 वर्ष बाद पुत्र की जो आयु है, जैकब की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो जैकब की आयु किसके बराबर है, पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो पुत्र की आयु से अपन ने उस उम्र को किससे गुणा कर दिया, 3 से। 3 गुणा में यानी कि जैकब के पुत्र की आयु कब, 5 वर्ष बाद वाली। तो 5 वर्ष बाद वाली आयु कितनी थी, y + 5, उसको अपन ने किससे गुणा कर दिया, 3 से। तो ये बता रखा है। तो अब इसको हल करेंगे तो x + 5 बराबर, अब 3 का गुणा y से भी 5 से भी, तो 3y + में 15। चर और अचर राशियों को एक तरफ ले जाएंगे तो x - 3y 15 - 5। पक्षांतरण कर रहे हैं बच्चों, पक्षांतरण में निशान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और ये अपना जो क्या नाम है, समीकरण नंबर जो 1 आ जाता है वो क्या आ जाता है बच्चों, x - 3y और 15 में से 5 घटेगा तो 10। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। दूसरा कथन क्या कह रखा है बच्चों कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की उम्र तो x - 5 थी और उसका संबंध किससे है, उसके पुत्र की 5 वर्ष पूर्व की उम्र के 7 गुणे से। तो हमने 5 वर्ष पूर्व उसके जो पुत्र की आयु थी उसको 7 से गुणा कर दिया। इसको हल करेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, x - 5 आ गया। 7 का गुणा y से हुआ तो 7y, 7 का गुणा -5 से हुआ तो -35। यानी कि पक्षांतरण करेंगे, चर राशियाँ एक तरफ, तो चर राशि 7y को बराबर के इधर लाएंगे तो x - 7y, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। ये माइनस का है अचर राशि, इस अचर राशि को जब इधर लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो ये बच जाएगा x - 7y और एक प्लस का एक माइनस का है। तो ज़्यादा ताकतवर कौन सा है, माइनस वाला, तो माइनस वाला बच गया बच्चों। तो आपको पता चल गया 2 समीकरण आ गए। आप बस वही प्रतिस्थापन विधि को काम में लेना है। किसी भी एक समीकरण से, एक या 2 में से किसी भी एक समीकरण से अपन x का मान निकाल लेंगे। हमने समीकरण 2 को प्रयोग में लिया है, समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो बाद में इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। यदि समीकरण 1 से x का मान निकालते तो उसे समीकरण 2 में रखते। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -30y और प्लस का 7y। आप बच्चों चाहो तो 7y - 30 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, प्लस का पहले लिख सकते हो। अब हमने इस x का मान यहाँ से आ गया, इसको समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि ये समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x, वो समीकरण हमारा था x - 3y बराबर 10। तो x की जगह क्या रख देंगे, -30y
प्लस में -30 प्लस में 7y, फिर -30 3y बराबर 10। अब बच्चों ये दोनों एक प्लस है एक माइनस है और प्लस वाला ज़्यादा का है तो 4y बच गया। ये बच्चों पक्षांतरण के द्वारा इधर आ गया प्लस का हो गया और दोनों प्लस के हैं तो जुड़ के 40 हो गए। 4y बराबर 40 हमें निकालना है y का मान, तो 4 इसके गुणा में है तो 40 के क्या चला जाएगा 4 भाग में और 4 एकम 4 4 दाई 40, तो y का मान कितना आ गया बच्चों 10। यानी y क्या थी पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई 10। अब बच्चों अपन निकाल लेंगे, वही प्रक्रिया है जो अब तक करते आए हैं। y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे 3 में रखेंगे। 3 में रखने से क्या होता है किसी भी समीकरण में रख सकते हैं लेकिन सबसे आसान कहाँ रहता है 3 में, तो अपन 3 में ही रखते आए हैं। तो x बराबर -3 प्लस में 7y यानी कि y का मान 10, तो 7 गुणा में 10 ये 70 हो गया। 70 में से 30 घट गया 40, यानी कि जैकब की आयु तो 40 वर्ष होगी बच्चों और पुत्र की वर्तमान आयु, दोनों की जो वर्तमान आयु है वो अपन ने निकाल दी 40 वर्ष और 10 वर्ष। आप इनसे कथनों की जांच भी कर सकते हो और अपने कथन की जांच से अपने उत्तर को देख सकते हो कि वो सही है या गलत है। तो बच्चों ये हमारा सवाल नंबर अंतिम वाला था। अभी एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो गई। आगे के वीडियो में 3.3 की वीडियो लेके आऊँगा बच्चों मैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ध्यान रहे सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों को इसकी जानकारी ज़रूर दें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। हमारी कोशिश है आपकी बार 95+ नंबर आने चाहिए आप लोगों के, ठीक है बच्चों। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बच्चों शेयर करें।